नमस्कार दोस्तों। इस समय देश कितने गंभीर संकट पे है कि उस पर चर्चा करना बनता है। कई बड़े मसले हैं, इनमें सबसे बड़ा मसला है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया जाए। कैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजेज होते हैं, जिन्हें जस्टिस कहा जाता है, जज नहीं जस्टिस कहा जाता है, और वो जस्टिसेस कैसे सत्ता के सत्तारूढ़ दल के गुलाम बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और उसके तमाम पदाधिकारी सरकार में बैठे और सरकार के बाहर बैठे प्रयास कर रहे हैं और लगातार उसके लिए साजिशें रच रहे हैं। एक विषय है, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट को निष्पक्षता से काम कर देगी? क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेज की निष्पक्षता से नियुक्ति होने देगी? क्या सरकार अपना पूरा दखल बना लेगी? एक विषय यह चर्चा का है। दूसरा, भारत की सीमाएं कितनी असुरक्षित हो रही हैं, किस तरीके से लाखों करोड़ रुपया भारत की सीमाओं की सुरक्षा के नाम पर, सैन्य हथियार खरीदने के नाम पर और दूसरे नाम पर खर्च किया जा रहा है। बावजूद इसके लगातार हमारी सीमाएं असुरक्षित हुई हैं। चीन लगातार भारत के अंदर घुसता आ रहा है, हमारे सैनिकों को भी मार रहा है, हमारी जमीनें भी कब्जा कर रहा है। और जब यह सब कुछ हो रहा हो तो सरकार से वही सवाल कि क्या सरकार इस पर भी कुछ सोचेगी या झूठ परोसती रहेगी? जो झूठ वो पिछले 8 साल से परोस रही है। और उस झूठ का नतीजा ये है कि चीन लगातार भारत में घुस आया। पाकिस्तान को ना हम लाल आंख दिखा पाए, न नीली आंख दिखा पाए, न चीन को दिखा पाए। तो स्थिति है, क्या अब भी भारत जब G20 की अध्यक्षता कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की जो 15 सदस्यीय कमेटी है, उस कमेटी में अस्थायी सदस्य के रूप में अध्यक्षता कर रहा है, क्या भारत उसको बरकरार रख पाएगा? तीसरी चीज है, लोकतंत्र का एक उत्सव चल रहा है हिमाचल में, जो दिल्ली है हमारी राष्ट्रीय राजधानी, वहां और गुजरात में। क्या इसमें निष्पक्षता से चुनाव हो पाएंगे? निष्पक्षता से जनता की आवाज को समझा जाएगा? और क्या निष्पक्षता से काम करने दिया जा रहा है? इन्हीं सारे मसलों पर आपके साथ चर्चा करें। पहले जब हम चर्चा शुरू करें तो आपको बता दें कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट की जो स्थिति है वो ये है कि जजों की जो नियुक्ति होती है उसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है, और जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बहुत विचार के बाद में 1993 में बनाया गया था। उसके बाद से वो लगातार निर्विवादित रूप से काम करता आ रहा था, उसको लेके कभी कोई सवाल नहीं। अब सवाल उस पे 2014 के बाद लगातार उठने शुरू हो रहे हैं और लगातार उस पर जो है सरकार अपना दबाव बना रही है। इसी दबाव की कड़ी कल दिल्ली में जो देश के बहुत बड़े वकील हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े पदाधिकारी भी हैं, नेता भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, तो उनके जो पिता थे उनके नाम पर एक सालाना एक चर्चा का होता है, और जिस तरीके से उसमें होता है तो उसमें चर्चा के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो स्वयं राजस्थान हाई कोर्ट में वकालत कर चुके हैं, वहां की जो है बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वह मौजूद थे, जो इस समय भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल भी रहे हैं। तो आप समझिए, दूसरा वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो भी मौजूद थे। और वहां देश के तमाम बड़े विधिवेत्ता, एडवोकेट्स,
और तमाम सारे सांसद मौजूद थे। उस मौके पर मतलब LM सिंघवी स्मृति व्याख्यान जो होता है, उसमें जब ये सारे लोग मौजूद थे तो वहां पर क्या कहा, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम सिस्टम को लेकर के उन्होंने व्यवस्था छेड़ी और उसमें कहा देश के कानून मंत्री और जजों की नियुक्ति वाली कोलेजियम व्यवस्था की खुलकर आलोचना कर रहे थे। और अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जजों की नियुक्ति संबंधी सुप्रीम कोर्ट को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति ने, कि उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम को रद्द किए जाने को लेकर संसद में कोई चर्चा नहीं। तो हुजूर जबकि वो बात करते हैं वो भी राज्यसभा सदस्य थे और उसके अलावा तमाम सारे लोग जो थे, तो संसद में चर्चा किसे करनी थी? नरेंद्र मोदी को करानी थी, लोकसभा अध्यक्ष को करानी थी, नेता प्रतिपक्ष को करानी थी और तमाम जो सांसद मौजूद हैं उनको करानी थी। क्यों नहीं की? नेता प्रतिपक्ष के पद पर आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किसी को किया नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उस समय कुछ ज्यादा कम थे, चार कम थे और इस समय जो है कांग्रेस पार्टी के 2 कम है और इस कारण से नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें नहीं दिया गया। जबकि पहले यह परंपरा रही है कि यदि पूरे नंबर नहीं है तो जो सबसे बड़ा दल है उसे नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया है, तो यह भी एक गंभीर मसला है। तो इसलिए तो इसका मतलब है करना खुद नरेंद्र मोदी और उनके सांसदों को था, उन्होंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि यदि चर्चा होती तो सरकार की नीयत और नीति सारी चीजें सामने आ जाती और उसमें उनका खुलासा हो जाता कि किस तरीके से वो न्यायपालिका पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि उस पर चर्चा नहीं हुई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर भी चर्चा नहीं हो सकती है और वह नहीं हो पाई। तो यह स्थिति है। अब आप समझिए, उपराष्ट्रपति ने संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि जब कानून से संबंधित कोई बड़ा सवाल हो तो अदालतें भी इस मुद्दे पर गौर फरमा सकते हैं, लेकिन ये नियुक्ति का मामला है और इसमें कोई नहीं होनी चाहिए। तो आप समझिए, जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के उस एजेंडे को समझ नहीं आता है। क्यों रद्द किया गया था इसको भी समझ नहीं गया। धनखड़ ने यह भी बताया कि 2015-16 में संसद ने NJAC अधिनियम पारित किया। उनका हम भारत के लोग उनकी इच्छा को संवैधानिक प्रावधानों में बदल दिया गया। जनता की शक्ति जो एक वैध मंच के माध्यम से व्यक्त की गई थी उसे खत्म कर दिया गया। तो आप समझिए, उसे आप वैध मंत्र वो कहते हैं, जबकि वैधता डिसाइड करने का अधिकार भारत में सुप्रीम कोर्ट को है, संवैधानिक वैधता। और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द किया था। तो आप समझिए, क्योंकि अनुच्छेद, यदि आप इसको देखिएगा, अनुच्छेद 124 में साफ साफ वर्णन है कि इसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सन्निहित। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसे पारदर्शी बनाने के लिए क्या किया? 1993 में कोलेजियम सिस्टम बनाया। इसमें 5 सदस्य होते हैं। वो 5 सदस्य जो सबसे शीर्षतम जजेज होते हैं वो होते हैं और वो चर्चा करते हैं। सरकार उसमें असिस्ट करती है और नियम यह है कि वो राष्ट्रपति को पहली बार भेजेंगे, राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से उन्हें वापस कर सकता है, लेकिन अगर वो दूसरी बार वही सिफारिश भेज देते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें मानने के लिए बाध्य है। ये संविधान में है, तो संवैधानिक व्याख्या को आप कैसे बदल सकते हैं? तो संविधान के मूल ढांचे में यह बदलाव, क्योंकि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का स्पष्ट रूप से जिक्र संविधान में, तो यह किया गया। क्यों किया गया इसको आप समझिए। यह कहीं ना कहीं कब्जा करने की कोशिश थी कि हम कैसे सुप्रीम कोर्ट के उस पर कब्जा करें। इसको लेकर के जो स्थितियां, आपको एक ही चीज बताऊं कि एक और चीज आई कि जिस तरीके से कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी
उस केस पे, जो केस कोर्ट में पेंडिंग था और उसे प्रशांत भूषण ने दायर किया था कि कॉलेजियम सिस्टम में जिस तरीके से पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया गया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच ने बताया कि हम सबसे पारदर्शी संस्थान, कॉलेजियम सिस्टम बेपटरी नहीं होना चाहिए, बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। जस्टिस शाह और की जो है जो पूरी कमेटी वो थी, बेंच थी, उसने इस पर सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि सबसे पारदर्शी संस्थान है। उन्होंने कहा कुछ लोगों के बयानों के आधार पर कॉलेजियम प्रणाली को बेपटरी नहीं किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व न्यायाधीशों द्वारा कॉलेजियम के चयन तंत्र के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणी को खारिज करके इसे फैशन करार दिया। उन्होंने जो कहा, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार, और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जज माने जाते हैं, कि पीठ ने 2018 के कॉलेजियम की बैठक के बारे में जानकारी मांगने वाली एक याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा और कहा जो प्रणाली काम कर रही है वह पटरी से न उतरने दे। याचिकाकर्ता वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि 12 दिसंबर 2018 को कॉलेजियम की उस बैठक के विवरण का खुलासा करे और पारदर्शिता अभी तक इसके मामले में दिखाए, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं दिखाई है। तो इसमें जो सारी चीजें हैं, दो जजेस को लेकर के जिस तरीके से उस स्थिति में सारी चीजें आई, तो इन सब के बाद में जब इस पारदर्शी संस्थान के बारे में जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है और उसने कॉलेजियम प्रणाली उसकी पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच की यह टिप्पणी कानून मंत्री किरण रिजिजू की कॉलेजियम प्रणाली की लगातार भर्त्सना के बाद आई। उन्होंने जिसे एक पिछले महीने से अलग अलग उदाहरणों में अपारदर्शी विदेशी तत्व से वर्णित किया है, यह निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से हमारा कानून मंत्री जो कर रहा है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है कि जो ये प्रणाली और जिसको लेकर के वो कह रहा। कानून मंत्री बार बार इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो लेकिन आप एक चीज समझिए, अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कानून बनाया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, इसको रद्द कर दिया था और न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक बताया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आयोग न्यायपालिका के कामकाज में दखल देना। तो आप समझिए, जब इस तरह की बात कह चुका है तो आप मनमानी क्यों करना चाहते? क्योंकि उसमें अपने सदस्य अधिकतम डालना चाह रही थी सरकार, जिससे उसकी मनमानी चले और सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया। अब आप समझिए किस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी सरकार कॉलेजियम को खत्म करने पर लगी हुई है, इसको समझना पड़ेगा और इसको लेकर के बहुत सारी चीजें आप इसको समझिए। सरकार का तर्क था कि इसे संसद ने पास किया और 20 विधानसभाओं ने भी पास किया, इसलिए राज्य दखल नहीं। तो आप ये समझिए, संसद भी आपकी है, बहुमत आपका है और 20 विधानसभाओं में भी आपका दखल, इसलिए आपने अपने राज्यों में कर लिया। तो इस तरह से तो नहीं होता है। फरवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 74 जजों की नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश भेजी थी, जिससे खाली पद भरे जाए और लोगों को इंसाफ के लिए जल्द से जल्द मामले सॉल्व किए जाए। आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले जब संविधान दिवस था 26 नवंबर को, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोर्ट्स जो है ऐसे काम करें, बिल्कुल जनता तक पहुंचे और किस तरीके से अधिक काम करें, जो पेंडिंग केसेस हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की थी। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे चंद्रचूड़ साहब, तो उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी स्पष्ट कहा था कि बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि जनता की ये अदालतें बने और इसके लिए जरूरत यह है कि जजेस की जो कमी है, बेंच जो खाली पड़ी है, उसे पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन 1.5 साल हो गया जब उसके बावजूद उन 74 नामों को अनुमति नहीं दी गई, तो केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी, जबकि केंद्र सरकार को अधिकार नहीं। कानून के मुताबिक केंद्र सरकार सिर्फ उसमें असिस्ट करता है, क्योंकि मशीनरी उसके पास, वो आईबी की जांच रिपोर्ट, पुलिस की जांच रिपोर्ट और दूसरी सारी गोपनीय रिपोर्ट है और वो सबमिट करता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट उन पर विचार कर सके। उनके आधार पर वो कहता है कि ये नाम होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लेकिन
इन्होंने इस तरीके से किया, तो ये टकराव की स्थिति हुई। इसके बाद में आप देखिए, फिर मई और जून 2018 में कॉलेजियम ने इंदु मेहरोत्रा, के.एम. जोसेफ और सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने की सिफारिश की, और इनके नामों को लेकर के इंदु मेहरोत्रा के नाम की तो मंजूरी दे दी, जस्टिस जोसेफ के नाम की मंजूरी नहीं दी। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार वो कहा, तब उनके नाम को भी मंजूरी दी गई। फिर उसके बाद में 2022 आ जाइए, उसके बाद में इतनी सिफारिशें पेंडिंग हैं कि कुछ कह नहीं। केंद्र सरकार ने कॉलेजियम में हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति से जुड़ी 20 फाइलों को दोबारा विचार करने के लिए वो कर दिया। फिर फाइलें 25 नवंबर को लौटाई गई, उनमें 11 नए मामले और 9 मामलों को दोहराया गया। इन मामलों में एक नाम एडवोकेट सौरभ कृपाल का है, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। एडवोकेट कृपाल पूर्व सीजेआई बीएन कृपाल के बेटे हैं, तो उनको लेके उन्होंने भी सवाल उठाया कि किस तरीके से हमें वो किया जा रहा है, सिर्फ हमारे साथ में दुराभाव हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें सामने है। तो जिस तरीके से भारत सरकार खत्म कर देना चाहती है, तो एक तो ये मसला है। चलिए अब इसके बाद आते हैं कि किस तरीके से लाल आंखें दिखाने वाले हमारे प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। चीन लगातार हमारी भूमि पर कब्जा करता जा रहा है। हमें पता है कि एलएसी पर, जहां पर चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, और उसने उत्तरी लद्दाख में अभी चंद दिन पहले उसने जो किया है, वो देवसांग में 200 शेल्टर बना लिए, 200 पक्के शेल्टर बना लिए। सैटेलाइट पिक्चर आ गई है और उसको लेकर के पूरा सच सामने आ गया है। चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी जो है उससे लगातार घुसपैठ कर रही है, और उसके बाद में जो उनकी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है पीएलए, वो लगातार जो है अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर के बीच के सारे 200 से अधिक शेल्टर जो बनाए हैं, वो आप समझिए तो चिंताजनक है कि किस तरीके से उसने घुसपैठ की है। और आपको याद होगा 2020 में जो हुआ था, उसमें 5 इलाकों में उसने घुसपैठ की थी, और उसमें हमारे 20 सैनिक मार दिए थे। दमचौक में हमारी जो पुरानी घुसपैठ बरकरार है, और देवसंग में चीनी सैनिक मौजूद रहने से भारतीय सेना अपने जो परंपरागत रूप से जहां पेट्रोलिंग किया करती थी, पेट्रोलिंग पॉइंट थे, पीपी कहलाता है, पॉइंट 10 से लेकर के 14 तक, वहां तक भारतीय सेना पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही। सीनियर कमांडर स्तर की वार्ता और सबके बाद में सारी आपत्ति के बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो यह समझ लीजिए यह घुसपैठ लगातार जारी है। इसके अलावा जो सामरिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण है, वह है चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो होता है, यहीं से होकर के चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले जो हाईवे बन रहा है उसके लिए है। तो इस तरह से करके उसने लगातार हमारी जमीन पे कब्जा किया है, और अब तक 2000 वर्ग किलोमीटर वो भूमि कब्जा कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना चाहिए। सैटेलाइट पिक्चर से यह भी हो गया है कि चीन जो है लगातार साजिश रच रहा है। पेंटागन के पास बनाए गए पक्के निर्माण, बसाया गया अड्डा, वो सारी चीजें मौजूद है। ऐसे में आप समझिए कि जिस तरीके से उसने किया है, यहां पर हेलीपैड और दूसरे बंकर और सब कुछ बना लिया है। और इसके अलावा पेंटागन झील के जो फिंगर 8 है वाला इलाका, वहां तक ये सारी चीजें पूरी कब्जा हो गई हैं। और इस स्थिति में जबकि इनमें से फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका शामिल था जिसमें कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन भारतीय सेना वहां पर पहुंच ही नहीं सकती है। चीन ने वहां तक इस तरह से स्थिति कर ली है। तो यह एक बेहद चिंताजनक है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता है और पूर्व सीनियर जर्नलिस्ट है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने आज पूरा खुलासा किया और कांग्रेस का पक्ष रखा और तथ्यों के साथ सारी चीजें बयां की। चीन के राष्ट्रपति से मिल रहे थे। 18 दिन के बाद अत्यंत व्यथित, अत्यंत विचलित करने वाली खबरें आ रही हैं, और उनके मुताबिक उत्तरी डेप्सांग में, उस इलाके में जहां पर चीन ने घुसपैठ करी हुई है और उसकी घुसपैठ बरकरार है, चीन ने वहां पर 200 स्थायी शेल्टर बना लिए हैं।
ये 200 स्थायी शेल्टर एलएसी से 15 से 18 किलोमीटर के अंदर हमारी जमीन में गाड़े गए हैं, हमारी जमीन में खड़े किए गए हैं। और ऐसा लगता है कि अपने अतिक्रमण और घुसपैठ के बाद चीन यहां पर स्थायी रूप से रहने की फिराक में है। हम सबका मानना है कि यह हमारी भूभागीय अखंडता, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था, उसके बजाय जब ये स्थिति हो तो निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ती है कि आपने न्यायपालिका पे कब्जा करने का, अतिक्रमण करने का किया। आप देश की भूमि नहीं बचा रहे, देश में घुसता चला आ रहा है चीन। ना आपकी लाल आंखें दिख रही हैं, ना कुछ दिख रहा है, आप सिर्फ जो है ड्रामे करते नजर आते हैं। तो यह भी देखिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, चाहे दिल्ली हो चाहे गुजरात हो, कहीं पर भी हो, देश का मीडिया सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई दिखा रहा है जो दोनों सत्ता में है। एक आम आदमी पार्टी जो भारी भरकम विज्ञापन देते हैं, 700 करोड़ रुपए का उन्होंने विज्ञापन दिया है पिछले एक साल में। और इसी तरीके से आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी है उसने जिस तरीके से विज्ञापन झोंका है, और इन विज्ञापनों की मार के साथ साथ तो इस कारण पूरा मीडिया हिंदुस्तान का वहीं खड़ा दिखाई देता है, उन्हीं दोनों को दिखाता है। बाकी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट बैंक से जुड़ी हुई पार्टी है, 12 करोड़ वोट की, वो कांग्रेस पार्टी को दिखाता भी नहीं, जबकि वो वहां पर प्रतिपक्ष है, मुख्य प्रतिपक्ष। तो ये स्थिति है। इन स्थितियों को आप समझिए। प्रधानमंत्री ने अपना रोड शो किया तो उनका वो किया, उनकी पुष्पांजलि और दूसरे नाम से तमाम चीजें उस पर व्याख्यान हुआ और उसे दिखाते चले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कुछ होता है वो दिखाते चले जा रहे हैं, लेकिन उसको नहीं दिखा रहे। क्यों? क्योंकि ये मिला जुला खेल हो रहा है। लोकतंत्र सारे नियमों को बताया जा रहा है और चुनाव आयोग खामोश बैठा है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए, कुछ भी करने के लिए सब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहलाती है, इसलिए उसको सपोर्ट कर यही है। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर हैं और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो कहा वो बहुत बड़ी चीज है। उन्होंने राहुल गांधी ने नसीहत दी। तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय सिया राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलिए, क्योंकि जय सिया राम होता था, क्योंकि सीता और राम को जोड़ करके होता था। क्यों होता था? ये महिला सम्मान का विषय था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिला सम्मान तो जानती नहीं, इसलिए वो सीता का नाम हटा देती है और सिर्फ श्री राम कहती है। तो आरएसएस और बीजेपी वाले, क्योंकि उन्हें महिलाओं से एक चिढ़ सी है, यही बात है कि उनके संगठन हो या कहीं पर भी हो, महिलाओं को सही जगह नहीं मिलती। उनका शोषण होना, उनके साथ में तमाम सारी चीजें होना और उनके साथ रेप जैसी घटनाएं होना कॉमन बात है भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में और उनके उधर। तो इस तरह की जब स्थिति हो तो निश्चित रूप से कैसे लोकतंत्र बचाया जाए, तो यह चिंता का विषय। कैसे न्याय प्रणाली और न्याय व्यवस्था को, न्यायपालिका को बचाया जाएगा, यह एक चिंता। कैसे देश और देश की सीमाएं बचाई जाएंगी, इस पर चर्चा की जरूरत है। क्योंकि इस देश के अंदर जो संपत्तियां थी, हमारी कंपनियां थी सार्वजनिक भारत सरकार की,
और राज्य सरकारों की, उनको भी लगातार किस तरीके से एनसीएलटी और दूसरे सहारे से बेचा जाता है, कैसे कैसे करके उन्हें बर्बाद किया जाता है, और चंद पूंजीपतियों को सारे लाभ देने का, जो करीब देश के अंदर 1000 ऐसे पूंजीपति हैं जिनको लाभ देने के लिए हर गलत सही काम किया जाए। तो आप समझिए, जब देश इस तरह बर्बाद हो रहा हो, न्यायपालिका सवाल न उठा सके, मीडिया गुलाम बन गया हो और विधायिका की कोई हैसियत न रह गई हो, तो उस स्थिति में कहां लोकतंत्र बचेगा? सोचिए, हम तो सोच रहे हैं, आप भी सोचिए। सच नहीं पहचानेंगे तो आपके बच्चों का भविष्य, आपका भविष्य और आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य अंधकार में है, बर्बादी में है। सोचिए, फिर सोचिए, बार बार सोचिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।